हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसका एक्सप्रेशन हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, कैसे हम फोर्स निकाल सकते हैं उससे। अब हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है उससे उस कंसेप्ट को लेके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर। चैनल में नए हैं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था चार्ज डेंसिटी के बारे में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। तो हमने तीनों को एकदम अच्छे से समझ लिया था एग्जाम्पल के साथ। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, तभी आपको क्या होगा, ये वाला वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाले टॉपिक से। ये वाला क्वेश्चन किस पे होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड, कितना चार्ज हमें जरूरत पड़ेगा तो इलेक्ट्रीफाई अ स्फीयर, एक स्फीयर को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए। ठीक है, कितना चार्ज की हमें जरूरत पड़ेगी, ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्फीयर है 25 सेंटीमीटर का, कितना चार्ज हमें लगेगा कि ये स्फीयर को हम क्या करें, इलेक्ट्रीफाई कर दें। सो एज टू गेट ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 3/π कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बोल रहा है कि कितना हमें चार्ज लगेगा किसी एक स्फीयर को जो 25 सेंटीमीटर का है उसको इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, तब तक जब तक उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, 3/π कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ऊपर होता है चार्ज और नीचे होता है क्या, सरफेस। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर होती है। तो यहां पे क्या है, जो पर मीटर स्क्वायर है उसको वो क्या करके लिखा है, ऊपर कर दिया है, तभी उसकी पावर क्या दे रहा है, वो -2 दे रहा है क्योंकि वो कूलम्स के साथ में है। ठीक है, तो गिवन वैल्यूज देखते हैं हमें क्या गिवन है। ठीक है, हमें क्या दिया है, रेडियस दिया है किसका, स्फीयर का, और वो कितना गिवन है हमें, 25 सेंटीमीटर। तो हम सारी वैल्यूज तो क्या रखते हैं, जब वो मीटर्स में रहती है कूलम पर मीटर में, तो हम सारी वैल्यू मीटर में रखते हैं। तो 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, इतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें बनाना है, तो कितना चार्ज हम देंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, और वो कितना दिया है, 3/π कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, जो क्या है, जो मैंने दो तरीके से बताया, एक उसका डिफरेंशियल फॉर्म जिससे चेंज होगा एलिमेंट के साथ, और मैंने एक दूसरा भी बताया था जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन उसका जो क्या रहेगा, एरिया, क्यू अपॉन एरिया। ठीक है, जो उसका एरिया में हम जितना चार्ज देंगे। अब हमें क्या करना है, सिग्मा दिया है, ए दिया है, आर से हम निकाल लेंगे। हमें क्या निकालना रहेगा, क्यू निकालना रहेगा। तो यदि मैं यहां से क्यू कैलकुलेट करूं तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना चार्ज हमें चाहिए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। अब यदि मैं एरिया देखूं तो क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4πr²। 4πr² एरिया होगा स्फीयर का, बिल्कुल। तो ये क्या करेंगे, हम वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4πr²। ठीक है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, कोई दिक्कत नहीं, हम कैपिटल आर भी ले सकते हैं इसको डिनोट, तो आप किसी से भी कर सकते हैं, 4πr²। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा कितना दिया है हमें, 3/π। अब क्या खेल है, बस सॉल्व करने का, 3/π इंटू 4 इंटू पाई। ठीक है, इंटू क्या होगा हमारा, r²। r² कितना है हमारा, पाई, और r की वैल्यू कितनी है हमारी, 25 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, r² है, सॉल्व करते हैं, और तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पाई पाई क्या होगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, तो 10 क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। ये क्या निकाल रहे हैं हम, इतने चार्ज की वैल्यू निकाल रहे हैं जिससे उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी हो जाएगी, वही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड, यही चीज क्वेश्चन में पूछी। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा, एक बार मैंने सॉल्व करके देख चुका है, आप भी सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट आंसर वही आएगा।
इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.75 कूलम्स। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या आएगी हमारी, कूलम्स में आएगी। सी 0.75 आ गया, तो यही क्या है हमारा आंसर निकल गया। इतने चार्ज की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, जिससे उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाए, 3/π कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाए। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, 0.75 कूलम्स चार्ज की जरूरत पड़ेगी, चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड। तो इतने चार्ज की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ए रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, एक गोल्ड का न्यूक्लियस है। ठीक है, गोल्ड के एटम के हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं और उसका रेडियस बोल रहे हैं। रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस Z = 79 इज अबाउट 7.0 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, रेडियस दिया है और यहां पे जो Z दिया है ना, ये Z क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर दिया है। यहां ये क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर दिया है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एक न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बताता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या बताएगा, एक न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और उसी जो गोल्ड एटम है उसके न्यूक्लियस का हमें रेडियस भी गिवन है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द न्यूक्लियर वॉल्यूम, और बोल रहा है कि एज्यूम करो कि न्यूक्लियर वॉल्यूम में क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी पूरे वॉल्यूम के अंदर क्या है, भरा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो अब हमें क्या करना है, यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, गिवन क्या दिया है, सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर दिया है Z, तो Z की वैल्यू कितनी दी है हमें, 79। मतलब क्या है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, और उसका रेडियस दिया है। ठीक है, R दिया है हमें न्यूक्लियस का, उसका रेडियस दिया है कितना, 7.0 है, तो 7 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, मीटर में ही दिया है, कोई टेंशन नहीं। अब उसके बाद क्या बोला है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम यूज करेंगे। उससे क्या निकल जाएगा हमारा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उससे हम बेसिक यूनिट चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल चार्ज मतलब हम निकाल रहे हैं चार्ज Q = क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और क्या होता है वो, NE, यही होता है फॉर्मूला। नंबर ऑफ क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें, जैसे कि जितने प्रोटॉन्स हैं वही होगा यहाँ पे N79, और E क्या है हमारा बेसिक यूनिट चार्ज। यही तो बोलता था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की मल्टीपल इंटीग्रल होते हैं वो बेसिक यूनिट चार्ज के, तो यही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z × E। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, Z हमारा कितना है, 79 है, और बेसिक यूनिट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 1.6 × 10⁻⁻19, यही होगी बिल्कुल 10⁻⁻19। किसमें आएगी, ये कूलम्स में आएगी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, मेन चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही रखते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूले में रख देंगे। अब हम निकालते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, रो से, और वो क्या होता है, Q/वॉल्यूम या ΔQ/dV, दोनों हमने फॉर्मुलेस देखे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना है, 79 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये क्या आ गई हमारी, पूरी Q की वैल्यू आ गई। वॉल्यूम की वैल्यू डालना है, तो अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, एक प्रकार का क्या है, गोल्ड न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस क्या होगा, एक प्रकार का स्फीयर ही होगा। तो स्फीयर के वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr3, यही है स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, बिल्कुल 4/3 πr3। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम पे वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो क्या करता हूं मैं, 4 यहां पे रखता हूं, 3 नीचे ही है तो 3 को मैं ऊपर दे देता हूं, इंटू 3 यहां पे। ठीक है, 4 × पाई इंटू आर का क्यूब, आर कितना है यहाँ पे, 7 × 10⁻⁻15 का क्यूब। ठीक है,
तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से गिवन वाले को मैं रब करता हूं और यहीं पे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या होगा, और हम कुछ नहीं लेंगे, चार्जेस की पूरी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो क्या निकाल रहे हैं हम, रो इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं। रो इक्वल टू ऊपर वाली टर्म को अभी हम ऐसे ही रखते हैं, 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 3 डिवाइड बाय, नीचे का खोलते हैं हम, 4 इंटू पाई। ठीक है, अब 7, तो 7 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 343 इंटू 343 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का क्यूब, तो वो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 45 हो जाएगा, 10 टू द पावर, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको काट लेते हैं, तो ये पूरा 19 चले जाएगा और यहां पे 45 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 45 में से माइनस 19 करेंगे तो हमारा कितना आता है, माइनस 26 बस बचेगा, 10 टू द पावर माइनस 26। ठीक है, और हम क्या करते हैं, 10 की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें क्या करना है, इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाली टर्म को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 79 इंटू 1.6 तो हमारा कितना आएगा, 1.6, और एक साथ में क्या है, 3 भी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को पहले लेते हैं, ये तीन चीजों को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा 379.2। ठीक है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई किए और नीचे क्या है हमारा, 4 पाई और 343 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4310.26, और नीचे क्या रहेगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। मैं आपको बस कुछ स्टेप और ऐड करके दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी सिंप्लिसिटी हो, बाकी आप चाहें तो जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इतना कंसेप्ट आप सही लगा दिए और सही तरीके से सॉल्व कर दिए तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब जब हम 379.2 डिवाइड बाई 4130.26 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रो कितना आ जाएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्योंकि मैंने भी एक बार सॉल्व करके देख चुका है, आप भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वेरी नहीं करेगा। 0.087 इंटू 10 टू द पावर 26 आएगा, ये 26 माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 2 आगे ले लेते, 8 पॉइंट, मतलब ये पॉइंट को 2 पीछे ले लेते, तो क्या हो जाएगा 8.7 इंटू 10 टू द पावर 24, आगे गया है, हाँ 24, और यूनिट क्या होगी, यूनिट लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आपको आंसर में पूरा नंबर चाहिए तो 10 टू द पावर 24 कूलम्स पर मीटर क्यूब, ये क्या होती है, उसकी यूनिट होती है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यदि आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने बोला तो आप क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। बस एक चीज इसमें एक एडिशनल डाटा याद रखने का था कि यहां पे क्या दिया, Z की वैल्यू दे दिया 79, तो याद रखना वो एटॉमिक नंबर दिया है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है चार्ज करने के लिए हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, और उसके लिए बेसिक यूनिट चार्ज की वैल्यू तो हमें पता ही रहती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, बट चार्ज निकालने के लिए ऑब्वियस ही बात है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी ना किसी तरीके से तो बताएगा ही बताएगा। वही यहां पे कैसे बताया, एटॉमिक नंबर की मदद से बताया कि कितने प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे क्वेश्चंस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में बहुत सारे चार्जेस है तो उनपे कैसे इंटरेक्शन होगा, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q, किसी एक चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, the electric field due to charge Q at a point in a space may be defined as, at a point in a space may be defined as force that a unit positive charge would experience if placed at that point, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एक मान के चलो मैं एक बड़ा वाला चार्ज ले लेता हूं Q, ठीक है, अब इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यदि मैं इसकी फील्ड के किसी भी अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं यहां पे, तो वो कैसी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पे।
कि यूनिट पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है ये कैसी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं? क्योंकि वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और हम चाहते हैं कि हमारा क्यू ना हिले, तभी तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगी। इसलिए ये चार्ज को जितना छोटा हम ले सकते हैं उतना छोटा लेते हैं ताकि वो उसके ऊपर फोर्स ना लगाए। हम कूलम लॉ से देख चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे? बहुत छोटी लेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए पॉइंट इन ए स्पेस, किसी भी पॉइंट स्पेस में, मतलब किसी भी स्पेस में इसके पॉइंट में, इज डिफाइंड एज फोर्स। एक फोर्स जो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा, जिसको प्लेस करेंगे एक पॉइंट में पर्टिकुलर प्लेस करेंगे, तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द चार्ज क्यू विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। तो जो चार्ज क्यू है ये वाला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जनरली इसको हम ओरिजिन में रख के देखेंगे, तो जब भी ये चार्ज क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज बोलेंगे। ये क्या है हमारा? सोर्स चार्ज। और जो दूसरा चार्ज जो स्मॉल क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तभी वो क्या बोला यहां पे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं। सो द चार्ज क्यू विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं। एंड द चार्ज स्मॉल क्यू, जो ये छोटा वाला क्यू है यहां पे, विच एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज, मतलब सोर्स चार्ज का जो इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो ये जो दो टर्म है जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम वहां पे ये बोलते हैं कि क्या सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और वो किसी एक पॉइंट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, उस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है। ठीक है, तो ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल डेफिनेशन कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मैं एक चार्ज को रखता हूं और उसके चारों तरफ यदि मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देता हूं, सबसे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब ये कि एकदम स्मॉलेस्ट चार्ज रखूं ताकि उसकी फोर्स से इस पे कोई इफेक्ट ना हो। हम चाहते हैं कि ये क्यू की पोजीशन ना इफेक्ट हो, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या बताती है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है। ठीक है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सिंपल सा उसका डेफिनेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब किसी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसके बारे में हम देखेंगे, उसके रीजन के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ड्यू टू सोर्स चार्ज, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक सोर्स चार्ज है यहां पे बड़ा क्यू और इसका एक घेरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यदि मैं किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, ठीक है, ड्यू टू सोर्स चार्ज, जो बीच वाला चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है उसी को सोर्स चार्ज बोलते हैं, इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं हम? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब जिसके ऊपर फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, जो उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स डिवाइड बाई के हम क्या करेंगे? Q0, जिसके ऊपर हम देख रहे हैं। जैसे कोई भी चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज को भूल जाते हैं, उसके बाद जो उसकी फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये जो भी चार्ज है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसकी फोर्स को डिवाइड कर देंगे इसके पर यूनिट टेस्ट चार्ज से, तो क्या निकल जाएगी? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। बट एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, मतलब सोर्स चार्ज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब सोर्स चार्ज अपनी पोजीशन से मूव नहीं करना चाहिए। अब ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तब पॉसिबल होगा कि जो चार्ज फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है वो एकदम छोटा हो, यूनिट चार्ज हो, मतलब सोर्स चार्ज बहुत बड़ा हो और वो चार्ज बहुत छोटा हो, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि यदि वो बहुत बड़ा हुआ, दोनों का सेम लेवल हुआ, तो ये इसके ऊपर भी फोर्स लगा देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए ऐसा हमें करना पड़ता है, एक बहुत बड़ा और एक छोटा लेके हम तभी समझ सकते हैं, वरना दोनों एक सेम साइज के हो गए तो कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे? तो ये जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
प्लेस एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहां पे, विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज E इक्वल टू F/0, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये E क्या है, E और F आपको बोल्ड में दिख रहे होंगे, तो E भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी तो है ही, अभी तक हम वही देखते आ रहे हैं, और टेस्ट चार्ज Q0। तो चार्ज तो एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेयर E क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। F क्या है हमारी फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज Q0, जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बन रही है, सोर्स चार्ज के कारण, बड़े वाले Q के कारण, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं F/Q0 से। अब यदि हम उसका डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन की बात करते हैं, कैसा होगा डायरेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट्स एसआई यूनिट इज क्या होगी। अब जब वेक्टर क्वांटिटी है और हमने रिलेशन देखा कि क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, ऊपर में फोर्स है तो न्यूटन, और नीचे क्या है, चार्ज है, तो उसकी यूनिट क्या होगी, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन बाई कूलम, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब दो फिगर देखते हैं, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, कैसे, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात करें ना, तो यदि एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रहे ना, तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज से, वो यदि मैं एक नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, अंदर की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, हमें डायरेक्शन पता चलता है। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो हमें फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, हमें उसका डायरेक्शन तो दिखेगा ही कि टूवर्ड्स बी जा रही है, टूवर्ड्स ए जा रही है। तो वहां से हमें क्वेश्चन में पूछता है कि मैग्नीट्यूड भी निकालो और डायरेक्शन भी निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम देख सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की तरफ जाएगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ आएगी, तो वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता पाएंगे, ठीक है। तो फिगर ए, फर्स्ट वाली क्या है, ये हमारी फिगर ए है, और सेकंड वाली क्या है हमारी, फिगर बी है। थ्योरेटिकल सेंस में देखते हैं, जो चीज मैंने अभी आपको बताई। फिगर ए रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इन दिस इट कैन बी सीन दैट, इसमें हम देख सकते हैं, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, i.e. अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, वो क्या कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। रेडियली मतलब जैसे एक सर्कल लेता हूं और इसके सेंटर से मैं ऐसे बाहर जाऊंगा और ऐसे अंदर आऊंगा, तो जब बाहर जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा रेडियली आउटवर्ड, अंदर आऊंगा तो रेडियली इनवर्ड। तो वही वो बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होता है, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, बीच वाले में देखिए प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स की तरफ जाता है, i.e. अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। सेकंड देखें हम नेगेटिव चार्ज के लिए, तो वो क्या होगा, रेडियली इनवर्ट आएगा। फिगर बी रिप्रेजेंट्स दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज है। इन दिस इट कैन बी सीन दैट फॉर ए नेगेटिव चार्ज के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स, i.e. टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मतलब इसमें क्या होगा, रेडियली इनवर्ड आएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो इससे क्या पता चल जाएगा, ऊपर वाले फॉर्मूले से F/Q0 से मैग्नीट्यूड, और यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पता चल जाएगा, डायरेक्शन पता चल जाएगा। बस याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की तरफ जाता है, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड की तरफ आता है, ठीक है। समझ गए हम, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक ठो न्यूमेरिकल्स बना के देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले एक और टॉपिक हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखा, अब हम एक पॉइंट चार्ज और एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज को लेके पूरा फॉर्मूला देखेंगे कि कैसा होता है, ठीक है।
सेम जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला है F/Q0 वही हम यूज करेंगे। बस यहां पे क्या करेंगे, कूलम्स लॉ लिख के, कूलम्स लॉ की मदद से हम F निकाल लेंगे, ऊपर की फोर्स, नीचे पता है कि जो टेस्ट चार्ज है उसी से डिवाइड करना है, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए ना हम फोर्स जान सकते हैं कि कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स कैलकुलेट कर लिए, जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसी के चार्ज से उसको डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती है। देखते हैं क्या होती है, ठीक है। और इसका हम डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। अब पहले हम डायग्राम को देखें। तो एक चार्ज हमने, सोर्स चार्ज जो Q है, उसको हमने क्या रखा है, ये क्या है, Q हमारा सोर्स चार्ज है, तो उसको हमने कहां रखा है, ओरिजिन में रखा हुआ है। इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कौन एक्सपीरियंस करेगा, Q0 एक्सपीरियंस करेगा। मान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, तभी वो क्या कर रहा है, उस पे ऐसे आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है। ऑब्वियस ही बात है, यदि दोनों लाइक चार्जेस है, इसका मतलब यहां पे ये है, दोनों अनलाइक होते, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, तो ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है कि अट्रैक्शन होता। बट यहां पे क्या है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, हम ऐसा मान रहे हैं। तो ये जो सोर्स चार्ज Q है, Q0 क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज है, इसमें वो फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ। ऑब्वियस ही बात है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये Q0 भी इस पे फोर्स लगाएगा। ये जो Q0 है वो भी सोर्स, मतलब टेस्ट चार्ज भी सोर्स चार्ज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। बट हम क्या मानते हैं कि सोर्स चार्ज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो इसको हम कैसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, जब ये जो Q0 होगा इसको हम बहुत छोटा रखें, मतलब इसका ज्यादा मैग्नीट्यूड ना रखें, तभी सोर्स चार्ज क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मान के चलो ये एक Q चार्ज यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, इसकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब यदि मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज रखा हुआ है अपनी जगह में, अब यदि मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यदि मैं यहां से टेस्ट चार्ज हटा देता हूं, है ना, तो मतलब क्या, कुछ नहीं है वहां पे, हम ऐसा बोलेंगे। तो इसीलिए ना जो पुराने जमाने के साइंटिस्ट थे वो यही चीज कर रहे थे कि यहां पे जब वो टेस्ट चार्ज प्लेस किए तो देखिए फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। अब जब टेस्ट चार्ज हटा दिए तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे कुछ नहीं है, मतलब कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसलिए एक नया वर्ड उन्होंने इन्वेंट किया, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फील्ड इन्वेंट करी कि एक घेरे के अंदर यदि मैं कोई चीज रखता हूं या टेस्ट चार्ज रखता हूं तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। हटा दूंगा टेस्ट चार्ज को तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी फील्ड नहीं है, ऐसा नहीं है, फील्ड होगी वहां पे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम पॉइंट्स में। और यदि बाकी बात करें तो ब्लू वाला हमारा आर क्या शो करता है, हम अभी तक सेम कलर से शो करते आ रहे हैं, मतलब वो पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है टेस्ट चार्ज की ओरिजिन से। एफ क्या बताती है, हमारी फोर्स जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। और ये जो पॉइंट है, जो Q0 चार्ज है, ये किस में रखा हुआ है, हमारा स्पेस में रखा हुआ है, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स में हो सकता है वो, एक्स वाई जेड। एक्स वाई में तो हमको दिख ही रहा है, जेड में भी है वो, एक प्रकार के 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में वो रखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हमें पॉइंट P पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस Q। एक पॉइंट चार्ज प्लस Q के कारण, ये वाला जो पॉइंट चार्ज है ये वाला प्लस Q, प्लेस एट दी ओरिजिन सच दैट OP इक्वल टू R। O से लेके P तक का डिस्टेंस क्या होगा, O से लेके P तक का डिस्टेंस R। पोजीशन वेक्टर भी है, डिस्टेंस भी बता रहा है वो, ठीक है। और ये जो प्लस Q चार्ज है ये क्या है, सोर्स चार्ज है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो हमें क्या करना है, इस सोर्स चार्ज प्लस Q के कारण Q0 पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पॉइंट P पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेंगे, किसमें, पॉइंट P पे, मतलब किसपे, टेस्ट चार्ज पे, जो क्या है Q0। टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सोर्स चार्ज Q। जैसे मैंने बोला ये क्या है, सोर्स चार्ज। तो हमें क्या करना है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो Q0 पे हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेंगे कूलम लॉ की मदद से, जो क्या है, टेस्ट चार्ज है, और वो फोर्स किसके कारण लग रही होगी, सोर्स चार्ज Q के कारण, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट P पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखते हैं, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स होगी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑन दी टेस्ट चार्ज जो Q0 था, ये वाला Q0 टेस्ट चार्ज, ड्यू टू चार्ज Q, मतलब सोर्स चार्ज के कारण, कैसे गिवन होगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज Q0 दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर, और R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, वहां का यूनिट वेक्टर,
ठीक है, तो उसका वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों लिखा हुआ है। ये क्या है, हमारी सिंपल कूलम्स लॉ, जो हम क्या देखे हैं अभी तक देखते हुए आए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी फोर्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। ठीक है, अब इफ अगला पॉइंट, इफ E is the electric field, if E is the, बोल्ड में लिखा है मतलब वेक्टर फॉर्म क्वांटिटी में शो कर रहा हूं, if E is the electric field at point P, जो पॉइंट P था वहां पे क्या है, E क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट पे यदि मान ले रहा हूं मैं E इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन अब यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। क्यों ऐसी लिमिट यहां पे पुट कर रहे हैं, Q0 टेंड्स टू 0, F by Q0। ठीक है, तो पहले मैं रिलेशन के बारे में बताता हूं। तो ये F by Q0 द सेम अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से देखा कि कैसे उसका रिलेशन होता है, F by Q0। ठीक है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। अब यहां पे लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये Q0 से R ना बहुत छोटा हो, वरना यदि ये छोटा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, इस Q पे भी फोर्स लगा देगा। ठीक है, अब जब ओरिजिनली हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स करके, तो वो क्या करते हैं बताऊं, ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी कर लो ये जो Q0 चार्ज है वो इस पे फोर्स लगाएगा ही। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकाल पाते हैं जब हम सोर्स चार्ज को डिस्प्लेस ना करें। तो ये Q0 तो चार्ज लगाएगा ही और ये डिस्प्लेस होगा ही, फोर्स लगेगी। तो ओरिजिनली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो अनडिफाइंड फोर्स से ना इसको पकड़ के रखते हैं, इस Q0 चार्ज को। जब ओरिजिनली सब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो एक अनडिफाइंड फोर्स से इसको क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। इस चार्ज Q0 का अनडिफाइंड फोर्स मतलब कैसी भी फोर्स हो सकती है, पकड़ के रखे, उसको कुछ भी कर लिए, इसको पकड़ के रखा जाता है ताकि वो डिस्प्लेस ना हो, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में। ठीक है, तो ओरिजिनली ऐसा करते हैं, बट हम जब थ्योरेटिकली कर रहे हैं तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, Q0 टेंड्स टू 0, मतलब Q0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एकदम कम होगी, एकदम ही छोटा होगा वो, तभी क्या होगा, अगला चीज मूव नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे Q0 टेंड्स टू 0 सेम लिखने का कारण यहाँ पे वही है कि जो टेस्ट चार्ज है वो एकदम छोटा हो, तभी क्या होगा, जो सोर्स चार्ज है वो मूव नहीं करेगा। तो F by Q0 ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन जो अभी हमने अभी देखा। ठीक है, उसके बाद सेम लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा, F की वैल्यू रख रहा हूं जो यहां पे मैंने निकाली है, F की वैल्यू मैंने यहां पे रख दी। ठीक है, 1/Q0 ऐसी था, उसको हमने साइड में रखा, F की वैल्यू अंदर डाल दी, ये पूरी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 नीचे उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर वहां का, तो उससे क्या होगी, E भी हमारी वेक्टर में निकलेगी। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये Q0 और ये Q0 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, कैंसल आउट हो गया वो, तो सिर्फ एक्सप्रेशन क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। तो ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई किए तो उसका वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। और यदि मैं सिंपल टर्म्स में लिखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो E इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखता हूं, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बताता हूं क्योंकि यूनिट वेक्टर ही तो बस मल्टीप्लाई करना है। तो E इक्वल टू क्या हो जाता है, K, इस पूरी टर्म को मैं K बोल सकता हूं, K इंटू Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये Q क्या है, सोर्स चार्ज है हमारा, ये जो Q है हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है ये Q हमारा। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी, सिंपल Q बाई R स्क्वायर। ये क्या हुआ, हमारा सिंपल फॉर्मूला उसके मैग्नीट्यूड का। K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ही तो होता है, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू सोर्स चार्ज की वैल्यू रखें और डिस्टेंस रख देंगे, किस डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, निकल जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सोर्स चार्ज की वैल्यू रखते हैं, डिस्टेंस रख देते हैं कि जिस डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमारा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या निकल जाएगा, हमारा डायरेक्शन भी निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो ये क्या था, वेक्टर फॉर्म में था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन भी दे रहा है। यदि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर हट जाएगा। मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो हमने डायग्राम में पॉइंट P देखा था, इज गिवन बाय, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई
r²। इस फॉर्मूले से क्या निकल जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी सोर्स चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि सोर्स चार्ज तो ठीक है, ये जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो होगी, मगर जनरली वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब रेडियस यदि बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, उस पॉइंट की कम होती जाएगी। मतलब एक सोर्स चार्ज दिया और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो वही चीज आगे क्या बताएंगे हम पॉइंट्स में। क्या, फ्रॉम द अबव फॉर्मूला, ऊपर वाले फॉर्मूले से इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन ए स्पेस ड्यू टू ए चार्ज डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एक चार्ज के कारण वो क्या करती है, स्पेस में क्या करती है, सिर्फ डिपेंड करती है उसके डिस्टेंस पे। सेम जैसे मैंने बोला, रेडियस बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना वो, तो ई के साथ रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितना दूर जाएंगे कम, जितना पास जाएंगे उतनी ज्यादा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट स्पेस में किसी चार्ज के कारण, ड्यू टू चार्ज मतलब वो सोर्स चार्ज के बारे में बोल रहा है, डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। सेकंड पॉइंट, दिस मींस दैट the magnitude of electric field due to point charge is same at all the points of the sphere, i.e. it has a spherical symmetry। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, हमारी स्फेरिकल सिमेट्री है। मतलब यदि मैं एक पॉइंट लूं, ठीक है, और इस पॉइंट के चारों तरफ मैं स्फीयर ले लूं, तो वो क्या होगी, उस सारे स्फीयर में एक मैं छोटा सा स्फीयर लेता हूं, एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे है ये। ठीक है, ये एक स्फीयर हो सकता है, पूरा 3D होगा, तो इन हर एक लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब यही क्या बोल रहा है, स्फेरिकल सिमेट्री बोल रहा है। मतलब वो डिस्टेंस पे शो करेगी, एक पर्टिकुलर r यहां पे है तो सेम होगी, एक पर्टिकुलर r यहां पे है तो उसमें अलग वैल्यू होगी, मगर वो एक पर्टिकुलर रेडियस में उस पूरे स्फीयर में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो वही बोल रहा है, दिस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब वो सोर्स चार्ज के बारे में बोल रहा है, इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्फीयर। सेम होगी ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्फीयर, मतलब एक ये पॉइंट ले लूं और इसके चारों तरफ मैं एक स्फीयर बना दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे स्फीयर में सेम होगी। बस वो डिस्टेंस रेडियस पे डिपेंड करती है कि कितने दूर वो स्फीयर बन रहा है। जितने दूर वो स्फीयर बनते जाएगा उतनी उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, i.e. इट इज स्फेरिकली सिमेट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमें समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम किसी पॉइंट पे, मैग्नीट्यूड उसका 1/4πε0 Q/r²। और सिंपली यदि मैं चाहूं तो इसकी पूरी वैल्यू को मैं क्या बोल दूं, K बोल दूं, तो क्या हो जाएगा K Q/r² इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।